बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। बांग्लादेश की सूरत हाल अब मुमकिन है बेहतर हो जाए। शेख हसीना वाजिद ने राह फ़रार इख्तियार कर ली और स्टूडेंट्स का जो एहतजाज चल रहा था वो रंग ले आया। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट ने जाम शहादत नोश किया या उनको कत्ल किया गया और रियासत की जानब से भी 16 से ज़्यादा जो पुलिस एहलकार थे वो भी इस तमाम एहतजाज और इन वाक़यात में कत्ल हुए। लेकिन फिर फ़ौज हरकत में आई और बांग्लादेश के जर्नल ने आके ये ऐलान किया कि हम किसी पर गोली नहीं चलाएंगे, सब पुरअमन एहतजाज करें, एहतजाज अवाम का हक है। शेख हसीना वाजिद इस मुल्क से जा चुकी हैं, अबूरी हुकूमत कायम कर दी जाएगी। शेख हसीना वाजिद को भारतीय पॉलिसियाँ ले डूबी, ये अकाबरीन का कहना है और वो टेम्पररी तौर पर भारत चलेगी। उसके बाद ज़रिए बता रहे हैं कि वो परमानेंट लंदन शिफ्ट हो जाएंगी। 19 साल शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश पर विराजमान रहीं। मुतअद्दिद इलेक्शन हुए लेकिन वो वन साइडेड इलेक्शन थे। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को नज़रबंद और उनकी सियासत पर पाबंदी थी। तो ये अगर सूरत हाल रहेगी और डिक्टेटरशिप रहेगी तो फिर एक दिन अवामी इनकलाब आना है। लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए क्या सबक है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एक बहुत अहम जो नुकात था वो था सानह 9 मई का। जब इस पर DG साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि न कोई पॉलिसी में तब्दीली आई है ना आएगी। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जो हमारी ईरान की जो सूरत हाल है, खित्ते की सूरत हाल है, उस पर क्या असरात होंगे। उस पर सीनियर एंकर पर्सन सलमान हमें ज्वाइन करेंगे। सलमान अपना मौक़िफ़ देंगे। सलमान टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ अदवार अपने मुल्क की सियासत और सहाफ़त के। सज्जाद खोखर साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सज्जाद खोखर साहब, आपने टाइम दिया। और अज़ीज़ आवान से लेकर दीगर शख्सियात हमें फ़ोन कॉल पर ज्वाइन करेंगी। सज्जाद खोखर साहब, बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद 19 साल हुक्मरान रहीं और फिर हालात ये थे कि जो उनका बानी था बांग्लादेश का शेख मुजीब, उस तक के मुजस्मे अवाम ने तोड़ दिए और अवाम ने एक ही मुतालबा था, शेख हसीना वाजिद घर जाए। और ये कोटा सिस्टम और हुकूमत की नाअहली के ख़िलाफ़ नौजवान सरापा एहतजाज हुए और एक बड़ी वीडियो बड़ी फेमस हुई जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया। एक नौजवान पुलिस सीधी गोलियाँ चला रही और वो सीना तान रहा है, कह रहा है मारें गोलियाँ। ये जज्बा था कि उन्होंने निज़ाम तब्दील कर दिया। पाकिस्तान के लिए कितना सबक है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पर लाखों दुरूद व सलाम हो। बांग्लादेश की जो कौम है, अवाम है, उन्होंने ज़िंदा होने का सबूत दिया है। इससे कबल 19 साल का आपने ज़िक्र किया और मेरे मुताबिक के 24 साल वहाँ पर ना कानून था ना आइन था और वहाँ पर बात कोटा सिस्टम से जो शुरू हुई थी वो कहाँ किस नौबत पर किस नहज पर आकर अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि थम गई है या ख़त्म हो गई है, अभी चल रहा है। और वहाँ का जो आर्मी चीफ था उसने बड़ा एक समझदारी का मुजाहरा किया। उसको ऑर्डर भी मिले कि अवाम को रौंद दिया जाए, कुचल दिया जाए। लेकिन वहाँ के जो साबिक जर्नैल थे उन्होंने मौजूदा जर्नैल को मशवरा दिया कि इस तरह बिल्कुल गलती नहीं कीजिएगा। ये गलती जो है ना, ये ना हो कि हमारे गले पड़ जाए। और उसने फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जर्नल ने और कहा कि हम आवाम के साथ हैं। तो उससे पहले भी काफ़ी मौते मुकाबले में मार दिए गए थे। लेकिन वहाँ पर जो अभी खुशहाली का एक मैं कहूँगा कि चिराग है, जल रहा है, बुझा नहीं है, वो ये है कि आर्मी आवाम के साथ हो चुकी है। और ये बड़ा एक मैसेज है दीगर ममालिक को भी जहाँ पर लाकानूनियत का राज है, उनको चाहिए कि आवाम के तहफ़्ज़ात जो हैं कौम के वो दूर किए जाएं। तो इसमें
बहुत सारे शहीद भी हुए हैं इस तहरीक में, आज़ादी की तहरीक में, और यकीनन ये कहा जा सकता है कि वहाँ की कौम आवाम कामयाब हो चुकी है। बड़ी नमाजें अदा की गई हैं सड़कों पर, शुक्राने की। इतनी लाकानूनियत थी शेख हसीना वाजिद के दौर में कि लोग ने कहा कि बस भाई अब हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप नहीं चाहिए हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लाकानूनियत का वहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर किसी और मुल्क का वहाँ पर बाशिंदा जाता था तो उसके गिर्द जो है ना घेरा तंग किया जाता था। भारत का अगर कोई जाता था तो वहाँ पर आला सतही के जो है ना वो मेहमान नवाजियाँ की जाती थी। उस इन चीज़ों से वहाँ की आवाम दिल बर्दाश्ता थी कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको यहाँ पर ठहरने की जगह नहीं दी जाती, उनके खिलाफ ज़मीन तंग की जाती है। और जो अज़ली दुश्मन है मुसलमानों का इस खित्ते में, एशिया में, भारत, उसके तो हसीना माशाल्लाह काफ़ी क्लोज थी उनके साथ। और ऐसा रवैया मेरे ख्याल में वहाँ की आवाम में गुस्सा पाया जाता था, शदीद किस्म का गुस्सा पाया जाता था। जो वीडियो वायरल हुई थी वहाँ के जवान की जो सीना तान के खड़ा हुआ था, वो बड़ा एक नाम अमर कर गया है, वो तारीख अमर कर गया है कि तहरीक जो है ना वो खून देने से होती है। खून देने से होती है। सलमान अकबर ने ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन है। खुश आमदीद कहेंगे सलमान शो में। क्या आप सुन सकते हैं सलमान? हेलो जी सलमान आपको आवाज आ रही है? मुझे आवाज बिल्कुल थोड़ी सी तक आ रही है। अच्छा सलमान आपने देखा कि खित्ते में हालात चेंज हो रहे हैं, पहले ईरान अब बांग्लादेश, इंटरनेशनली हालात चेंज हो रहे हैं, लेकिन इस्माइल हानिया के शहादत पर बड़ी सियासत की गई, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाए गए, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल अहम इश्यू पे जो है गुफ्तगू का मौका मुझे दिया। सबसे पहले तो मैं आलम इस्लाम को ताज़ीम पेश करता हूँ इस्माइल हानिया की शहादत के सिलसिले में, जो एक इस्लाम का एक बेहतरीन मुजाहिद जिसने अपनी जिंदगी फलस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद के लिए अपने जो है घर बार लुटा दिया, उसने खत्म कर दिया और आखिर में खुद भी अपनी शहादत नोश हासिल कर एक अच्छे जो मुसलमान लीडर होने का सबूत दिया। सबसे पहले तो एक तो मुझे अफसोस भी हो रहा है कि एक इतना बड़ा इस्लाम का मुजाहिद जिसको हमने देखा कि जब वो ईरान गया तो ईरान में उसको शहादत नसीब हुई और लोगों ने बड़ा प्रोपेगेंडा भी किया इस सिलसिले में कि ईरान की इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि हर कोई जानता है, हमास के जो सरबराह से लेकर हमास के एक सिपाही जानता है कि ईरान की कितनी सपोर्ट रही हमास को, वो किसी की जगह चुकी नहीं है। हिजबुल्लाह या ईरान की हमेशा से हमास को और फलस्तीन की जद्दोजहद 1980 से सिर्फ एक वाहिद मुल्क है जो ईरान के अकेले खड़ा रहा फलस्तीनियों के साथ और अभी तक साथ दे रहा है। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा जिस ट्रेंड ने वो कहते हैं ना इज्जत पाई या शोहरत पाई, या जिसने ये कहा जाए कि उस ट्रेंड में सबने अपना हिस्सा डाला, सबने कमेंट किया, सबने ही वहां पर टोका, किसी ने ईरान को लानतान किया, किसी ने यह कहा कि इस्माइल हानिया को शिया रियासत में बुला के एक सुन्नी को शहीद किया गया, ये रिवायत 1400 साल से चलती आ रही है। तो कहने वाले तो कह जाते हैं सलमान, लेकिन हकीकत क्या है? और उनकी जनाजा नमाज खामनाई साहब जी, आप ये देखें कि सबसे जो जनाजे का जो सबसे बड़ा वारिस होता है वो उसकी औलाद होती है, ठीक है, उसका बेटा होता है। बेटे की ख्वाहिश थी कि उसका जनाजा एक अहले सुन्नत लीडर का जनाजा एक अहले तस्लीम लीडर ने पढ़ाया। ये तारीख में कहीं नहीं मिला और ये फर्स्ट टाइम ऐसा इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन की इतनी बड़ी खूबसूरत फिजा जो कायम हुई है कि 2 नमाज़े जनाजा हुई, एक अहले तशरीह लीडर ने पढ़ाया और वो आपने रश देखा ईरान में कि लाखों की तादाद में रश था और बड़े खूबसूरत अंदाज से उस शहीद को रुखसत किया। आवाम निकल आई थी ईरान की जो ये कहते थे कि ईरान की इन्वॉल्वमेंट है, उसके उनके मुंह पे तमाचा था कि उसका सगा बेटा ये कहता है कि मेरे बाप की पहली नमाज जनाजा आयतुल्लाह खामनाई साहब ने पढ़ानी है, ठीक है। अगर ईरान की इन्वॉल्वमेंट होती तो कभी भी उसका वारिस उसका जनाजा नमाज नहीं पढ़वाने देता और वो जनाजा उठा के लेके चले आता। कतर में ले गए, कतर में जब ले गए तो कतर में 2 नमाज जनाजा हुई। एक कतर में जमा देखा आपने कि मुसलमान जो मुनाफिक मुसलमान लीडर थे वो आपको नजर नहीं आए
और ये वो इस्लाम का मुजाहिद था जिसको तमाम इस्लामिक कंट्री खराज तहसीन पेश करते और 3 दिन तक का शोक तमाम मुसलमान मुल्कों में होना चाहिए था, क्योंकि ये जद्दोजहद फलस्तीन के लिए अभी से नहीं, कई बरसों से ये इस्माइल हानिया अकेले जंग लड़े थे। लेकिन शर्म की बात ये हुई कि लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज पढ़ी गायबाना। उनको शर्म आनी चाहिए कि इतना बड़ा इस्लाम का मुजाहिद जिसने अपनी जिंदगी एक सलमान सॉरी फॉर इंटरप्ट, सलमान एक ये तासुर भी है कि ईरान के घर घर में इसराइली एजेंसी मुसाद बस्ती है और ईरान ने अपने घर आए हुए मेहमान की भी हिफाजत न कर सका। इतनी कमजोर रियासत हो गई है ईरान। सर, ईरान में जितने सियासतदान, जितने ईरान के मशहूर सियासतदान, साइंसदान ईरान के अंदर ही मारे गए ना, ईरान के बाहर तो नहीं मारे गए। ये कासिम सुलेमानी जो शहीद हुए, जो इस्लाम जो बाज़दारान ईरान का जो सुप्रीम लीडर, जो कमांडर कासिम सुलेमानी को इराक में मारा गया। तो आप क्या समझते हैं कि इराक में भी इन्वॉल्वमेंट थी? लेकिन ये वो खेल नहीं हो रहा, ये अहमकों का खेल नहीं है, ये प्रोपेगेंडा का खेल नहीं है। हमास भी जानती है, हमास ने फौरन कहा कि इजराइल की इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरा ये है कि जो समझदार मुसलमान लोग हैं वो इस चीज समझते हैं, क्योंकि सबको पता है कि हमास बनाने में सबसे बड़ा किरदार हिजबुल्लाह और ईरान का है। और आज जो मिसाइल हमास के पास है, आज जो असला है, उसकी सपोर्ट सब जानते हैं कि हिजबुल्लाह और ईरान की सपोर्ट है, तो हमास चाहिए। वरना फलस्तीन की जंग लड़ना अकेले के बस का काम नहीं करते। और आज भी आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ कौन 1980 से आयतुल्लाह खुमैनी के दौर से लेकर अब तक कौन आवाज बुलंद कर रहा है फलस्तीनियों के लिए? कौन जो है जो जुम्मतुल विदा के दिन जो है दिन मना रहा है? और ये जनाजे में पता चल गया, इस्माइल हानिया के जनाजे में पता चल गया कि ये कौन कौन मुनाफिक मुसलमान सब शामिल थे, लीडर जो इनके जनाजे तक नहीं पहुंचे। ठीक है, शर्म की बात है। मैं तो सिर्फ शर्म आनी चाहिए तमाम मुस्लिम लीडरों को कि जो अमेरिका से इतना डरते हैं, जो इजराइल से इतना डरते हैं, इतना खौफ है कि एक इस्लाम के मुजाहिद के जनाजे में भी शरीक नहीं हो सकते, इस खौफ से कि कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए। आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने अपने घर में गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। ठीक है, क्या कतर नहीं जा सकते थे? ये कतर में तो इनको कोई खौफ नहीं, कतर में तो कतरी तो इनके दोस्त है। ठीक है, ठीक है। या दूसरे मुसलमान या जितने सऊदी अरब के जो बादशाह हैं या जो ओमान के बादशाह हैं या दूसरे ममालिक के बादशाह हैं या यूएई के, क्या इनके इस्माइल हानिया से इनका कोई ताल्लुक नहीं था? क्या सिर्फ ईरान ने ही ठेका लिया हुआ इनका कि ईरान सुन्नी की भी हिफाजत करे, शिया की भी हिफाजत करे, फलस्तीन की भी हिफाजत करे, अपने मुल्क की भी करे, और तमाम मुस्लिम उम्मा का ठेका क्या ईरान ने दिया है? तुर्की का जो उर्दुगान साहब है, जो अपने आप को समझते हैं कि मैं मुसलमानों का बहुत बड़ा रहनुमा हूँ, लीडर हूँ, ये किधर थे? ये वो मुनाफिक लोग थे जो खामोशी से पीछे से एक बयान देते हैं और अमेरिका और इजराइल से इतना डरते हैं कि इनको अपने ये खौफ होता है कि कहीं उनकी नाराजगी ना हो जाए। ठीक है, ठीक है। और ये याद रखेगा, ये मेरी बात याद रखेगा, जो फलस्तीन के मुसलमान लोग हैं ये इंशाल्लाह उनको आजादी भी मिलेगी और इसका बदला भी जिस तरह ईरान ने कहा है, जिस तरह सुप्रीम लीडर ने कहा है, उनके आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि इसका बदला होगा, इंशाल्लाह नजर आएगा। और ये बदला जो आज जो लोग बैठे हुए आपने सोशल मीडिया पे देखा है कि ईरान बदला कैसे कब लेगा, तो ईरान ने ठेका उठाया है, तो तुम लोग नहीं ले सकते? तुम लोग क्या बैठ करके चूड़ियां पहने हुए हो? ठीक है, तुमने सारा मलबा जो ईरान पे कहते हो ईरान ने मारा भी है और ईरान बदला भी ले, तो तुम लोग क्या कर रहे हो बैठकर? ठीक है, क्या कर रहे हैं? ठीक है, अरब ममालिक या इस्लामिक आ गया। ठीक है, आ गया आपका मौक़िफ़ सलमान, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सलमान अकबर ने हमें ज्वाइन किया था। आगे बढ़ाते हैं और आज एक धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने की, और जिस पे न सिर्फ बॉर्डर एरियाज़, पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात, सानहा 9 मई से लेके बहुत सारे उमूर पर सहाफ़ियों ने सवाल किए और आपने उनकी रहनुमाई की। खोखर साहब, 9 मई पे बर्फ़ नहीं पिघली, DG ISPR ने कहा है कि हम जिस मौक़िफ़ पे थे हम उसी पे कायम हैं। गालबन ये वही मौक़िफ़ है कि पहले खान साहब की माफ़ी फिर बात होगी। अच्छा, बड़ी दिलचस्प कहानी बन चुकी है अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहने की। दोनों मैं कहूँगा पार्टी दोनों जो है ना पार्टीज डटी हुई हैं। DG ISPR ने बजा आज फरमाया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और दूसरी सिमत में अगर देखा जाए
तो इमरान खान साहब वो भी अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं ऐसा है। ही, बिल्कुल सही। और उनका ये कहना है कि अगर 9 मई पे हम जुर्मदार हैं तो साबित किया जाए और हमें सजाएं दी जाएं। बड़ा एक क्लियर जो है ना मैसेज है उनकी तरफ से। और दूसरी तरफ से हमारे जो है ना अहमद शरीफ साहब डीजी ISPR, हाँ, काबिल एहतराम हैं, हम बहुत एहतराम करते हैं। जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वही पुरानी बातें थी, कोई मेरे ख्याल में नई बात नहीं दी कौम को कि हम क्या आगे करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मेरा एक अपना एक तजिया है कि दोनों को मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए, चूँकि ख़ित्ते में हालात वैसे ही काबू से बाहर होते जा रहे हैं। और हमारा जो है ना एक हिस्सा जो मशरकी पाकिस्तान था, उसमें वैसे ही जो है ना आजकल इनकलाब आया हुआ है। तो दोनों इमरान खान साहब को और हमारे अदारों को, मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, इस वक्त हमें ज्वाइन किया आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं एक्सपेंस सर्विस सोसाइटी के अजीज अवान साहब ने। अवान साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। अवान साहब, डीजी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कैसा देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? स्पेशली उन्होंने हाईलाइट किया बॉर्डर एरियाज की कशीदगी को और सानिया है 9 मई को, क्या कहेंगे? देखिए, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पहली बात तो ये है उन्होंने जो 9 मई में बात कही है, ये उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि 9 मई के मामला जो हैं उसके ऊपर पॉलिसी में ना कोई तब्दीली आई है, ना आएगी, ना आनी चाहिए। अच्छा। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर एक लंबी तादाद है शुहदा की फैमिलियों की, और वो इस सिलसिले में मुसलसल सोचते रहते हैं कि 9 मई के मुल्ज़मान को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहले ही हमारी अदलिया जो है वो उनको इतना रिलीफ दे रही है कि जिससे हमारे जो शुहदा हैं उनकी फैमिलियों को वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने अपना मौका बयान करके इसको क्लियर कर दिया है कि 9 मई के वाक़े जो जिन लोगों ने किए हैं उनको सजा मिलेगी। देखिए, ये पाकिस्तान में एक बगावत थी, ये पाकिस्तान में पाकिस्तान अफवाज और अवाम को लड़ाने का एक बनाया गया था मंसूबा। ये पाकिस्तान में एक इस तरह का मंसूबा था कि जिसको पाकिस्तान को कमजोर दिखाना था, और ये दुश्मन को खुश करने के लिए कि पाकिस्तान में हमने फौज के कुछ दफातर को अटैक किया है। हालांकि आज आज़ादी के लिए आप भी, मैं भी, पूरा पाकिस्तान जो है वो खुशियां मना रहा है। 14 अगस्त आ रहा है, तो क्या इस 14 अगस्त के हम अपने जज्जों हजरात से या अपने उन लोगों से जो कहते हैं कि 9 मई का वो वाकया हुआ ही नहीं है, तो आज़ादी मना सकेंगे कि जिस आज़ादी का जो बानी था उसके घर को हमने जलाया? तो मैं समझता हूँ कि DGI-SPR ने बड़ा अच्छा किया, उन्होंने क्लियर कर दिया है और बड़ा अच्छा हुआ है। इससे जो एक बेचैनी पाई जा रही थी या मुख्तलिफ किस्म की करासाइयाँ हो रही थी वो खत्म हो गई। ये जो आपने लास्ट में एक वर्ड कहा क्यास आ रही, तो ये चेमा गोइयां, क्यास आ रही यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि एस्टैब्लिशमेंट और PTI के दरमियान मामलात भी तय हो गए हैं, हुकूमत भी बस जाने वाली है, उबूरी सेटअप आने वाला है, बानी PTI बाहर आने वाले हैं। लेकिन वो जो जुडिशल कमीशन का PTI कह रही है, जिन सजाओं का जिक्र आप लोग भी कर रहे हैं, वो सजाएं कब होंगी फिर सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये चूंकि PTI ने खुद ही प्रोपेगेंडा शुरू किया था कि जी के हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं और फलां हो, ये खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं और खुद ही जो है ना उसकी बात की नफी कर देते हैं। इस तरह का कोई माहौल नहीं था, ना हुकूमत कहीं जा रही है, और जो मौजूदा हुकूमत है वो बिल्कुल सही काम कर रही है और पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम रोज इलेक्शन करवाएं। और दूसरा ये है कि मेरी आज भी जो आपने बात की है 9 मई के वाक़े के सिलसिले में, तो मेरी आज भी अपनी अदलिया से यही गुजारिश है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो इस मामले में खुसूसी तौर पर डायरेक्शन दे कि 9 मई के मुल्ज़मान जो हैं उनके केस फौरी तौर पर सुनकर उनको सजाएं दी जाए, क्योंकि इसमें कोई बहाम नहीं है। ये नादरा ने, ये तमाम लोग जो पकड़े हुए हैं इनको नादरा ने वेरीफाइड किया हुआ है, इनकी वीडियो है, इनका वहां पे खड़े होना का सबूत है। तो लिहाजा ये कोई ऐसे लोग नहीं है कि जिनको कोई बेख्याली में पकड़ा गया। जो बात आप PTI की तरफ से जुडिशल कमीशन की कह रहे हैं ना, वो उस वक्त बनता है जब आपके सामने खड़ा मुल्ज़म को आप वेरीफाई ना कर रहे हो। यहाँ तो जो मुल्ज़म है वो वेरीफाइड है, तो इसलिए
जुडिशल कमीशन की कोई जरूरत नहीं है, बानी केस को आगे चलना चाहिए। बानी पीटीआई से सहाफियों ने मुलाकात की। एक सहाफी ने उनसे सवाल किया 9 मई के हवाले से। उन्होंने कहा मैं 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं हूं, अलबत्ता मुझसे माफी मांगी जाए, मेरी पार्टी के साथ ज्यादती हुई है, मुझसे ज्यादती हुई है। तो फिर अगर दोनों तरफ ये जी उनकी रोज नई स्टेटमेंट आती हैं, उसके ऊपर बहस करना फजूल है, इसलिए कि कल मैं एक चैनल पे पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि मैं पाकिस्तानी फौज को सलाम पेश करता हूँ, मेरा पाकिस्तानी फौज से कोई झगड़ा नहीं है। सो उनके रोजाना नए ताने बाने होते हैं, कभी वो किसी को निकाल देते हैं, किसी को ले लेते हैं। मैं आपको 2 बातें कहता हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आजर राजा किसकी जुबान बोल रहा है, और अगर आजर राजा के मुतल्लिक भी पीटीआई के लोग या कुछ कहेंगे जी कि वो हमारा बंदा नहीं है, तो कुछ सिर्फ मुझे ये बता दें कि शहबाज गिल किसका बंदा है, और वो अभी भी बाहर बैठ के क्या कर रहा है, और उसके आप रोज इंटरव्यू सुने और देखें कि क्या वो पाकिस्तान फौज के खिलाफ नफरत नहीं फैला रहा, और अगर वो नफरत फैला रहा है और बानी पीढ़ी उससे मुतफिक नहीं है, तो उसको पार्टी से निकाला भी नहीं जा रहा, और ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि मेरा उसके साथ कोई तल्लक नहीं है। ठीक है, एक बहुत अहम, सॉरी फॉर इंटरप्ट, सॉरी, आईएसआई के खिलाफ नारे लगवाए, तो ये लोगों का वही है, सिर्फ ये है कि कह देते हैं आज आके इनका एक ही टारगेट है कि किसी तरीके से कोई इस तरह का अनहोनी वाकया हो जाए कि हम गवर्नमेंट में आ जाए, जो कि नहीं हो सकता। ठीक है, एक बड़ा अहम है, बलोच यकजहती कमेटी के हवाले से भी डीजी साहब से सवाल हुआ, जिस पर उन्होंने कहा ये दहशत गर्दों की प्रॉक्सी है, तो वो उसको लीड कर रही हैं महारंग बलोच और कुछ खवातीन, जिन्होंने गवादर में भी एक राजबुची एक लोगों को बुलाया, जमा किया, तो इनका एजेंडा भी डिस्कस हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है ना, इनके तो हमारे इंटेलिजेंस के पास बड़े प्रूफ मौजूद हैं कि इन्होंने राह के लोगों से मुलाकातें की, इन्होंने पाकिस्तान के दुश्मन लोगों के साथ बातें की, इनकी फंडिंग बाहर से आती है, इनके सारे प्रूफ हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं छेड़ा गया अभी तक कि हम नहीं चाहते कि आए दिन किसी ना किसी को पकड़ के तो एक नया मौका दें कि जी बलोचिस्तान से भी लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जब एंड इस बात पे आ जाती है कि मुल्क की सलामती का सवाल आ जाता है, तो फिर अदारों को कार्रवाई करनी होती है। ये सारे लोग जो हैं ये दुश्मन के एजेंडे पे खेल रहे हैं, उनसे पैसे लेते हैं, इनका कोई ना एजेंडा मुल्क की खुशहाली है, ना इनका एजेंडा को पाकिस्तान की सलामती है, ये अपने एजेंडे पे लगे हुए हैं कि पाकिस्तान को कमजोर करना है, और ये दुश्मन के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। ठीक है, लास्ट में मुझे अजीज अवान साहब, मैं चाहूंगा कुछ अच्छी खबरें भी आपसे मिल जाएं। क्या हुकूमत वक्त नई इन्वेस्टमेंट, जिस तरह कजाफी स्टेडियम की तज़ीन व आराइश का एक नया मैप और नई शुरुआत हो गई है, गवादर एयरपोर्ट भी फाल होने जा रहा है, बताएंगे और क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, ये जो आने वाला वक्त है, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर के सरमायादार पाकिस्तान में आ रहे हैं, और अभी जो हमारे फिनांस मिनिस्टर हैं मुल्क के ताजरों को लाइन पे लिया है, और वो उनके साथ मुज़ाकरात करके उनको मजीद रिलीफ देंगे, उनके साथ जो उनके गलतफहमियां उनके दिलों में पड़ी हुई हैं उसको निकालेंगे, और पाकिस्तान एक इंशाअल्लाह ताला अच्छी सीमत की तरफ आने वाले दिनों में जाएगा। और तमाम लोग मैं इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, वजारत दाखिला का काम भी बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, और भी हमारे जो लोग हैं पीएम साहब भी लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है उनके शाना बेशाना दिन रात उनकी काविशों में चीफ साहब शामिल हैं, और वो उनके साथ एक अच्छे एजेंडे के तहत कि पाकिस्तान को हमने बुहरान से निकालना है, दिन रात उनके साथ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अजीज अवान साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। खोखर साहब, दोनों तरफ बर्फ न पिघलने का नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा आपके सामने है। कौम पहले भूख से, फाकों से मर रही है, और जब किसी रियासत में, जब किसी मुल्क में अमन ना हो तो वहाँ पर यही होता है। और आज डीजी ISPR ने कहा कि हम 9 मई के शरीके मुल्ज़मान को सज़ाएं देंगे, तो फिर असरा किस बात का? नहीं, सज़ाएं तो अदलिया देगी ना कहानी। खोखर साहब, अदलिया अपना केस चलाई जा रही है। हाँ, केस तो भाई जी ये पाकिस्तान की तारीख रही है। भुट्टो साहब को मार दिया, फांसी दे दिया,
और उसके केस का जो इंसाफ है वो अभी 6 माह कबल आया है अभी। तो ये तो हमारा हाल है मुल्क का। तो आपको नहीं लगता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदगी में हुकूमत सारे टारगेट्स अचीव कर लेगी, IPPs के मामला तय कर लेगी, बिजली सस्ती आवाम को देने में कामयाब होगी, महंगाई को कम करने में कामयाब होगी? कुछ ये हुकूमत से तवक्को नहीं आप? मुझे तवक्को है मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, अच्छा, अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशन वो ख़त्म करवाएंगे, ठीक है, केसेस ख़त्म होंगे। रही बात महंगाई की या खुशहाली की, तो मेरे ख्याल में कोई प्लान नहीं है मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास या मियाँ साहब की टीम के पास कि कौम को महंगाई के दलदल से कैसे निकाला जाए। कोई ऐसा प्लान जो है ना वो मियाँ साहब के पास नहीं है। वो तो बेचारे खुद जो है ना छुपते फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं क्या करूं। तो जो ये कहता है कि मैं क्या करूं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब कौम को इस महंगाई की दलदल से निकाल पाएंगे। मेरा तो ये ख्याल है कि मज़ीद जो है ना आवाम कौम पर महंगाई का बोझ जो समंदर आने वाला है अभी, पछताएगी ये कौम कि हमने जन्म इस पाक वतन में क्यों ले लिया। अंदाज़ा कर लें आगे चलकर। शहबाज शरीफ साहब दूसरा साल है, अब तक इनको कोई ना कोई ऐसी कोई प्लान जो है ना वो कौम के सामने रखना चाहिए था कि हम करने क्या जा रहे हैं। सही। जब से ये दोबारा हुकूमत में आए हैं, अभी तक मेरे ख्याल में उन्होंने कौम से कोई ऐसा खिताब नहीं किया कि हम करने क्या जा रहे हैं। इन मुसीबतों का हल हम निकालने जा रहे हैं, हम कोई खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। तो भाई क्या तवक्को लगा सकते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि वो कौम की जो है ना कौम के लिए मुल्क के लिए कोई बेहतर काम कर पाए। बेहतर काम। अब आगे आ जाते हैं, स्पेशली सूबे सिंध में तीसरी चौथी बार गालबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत है। मुर्तज़ा वहाब साहब अमेरिका से वापस आ चुके हैं, मानसून का मामला है, बारिशें चल रही हैं, मेयर से मुतमिन है। फारूक सत्तार ने कहा है कि मुर्तज़ा वहाब साहब शारा फैसल और डिफेंस क्लिफ्टन का मेयर है बस, और पूरे कराची से इसका वास्ता नहीं है। एग्री करेंगे? वैसे तो मुर्तज़ा वहाब साहब के बड़े कारनामे हैं इस शहर कायद पर, इससे पहले भी बड़े अच्छे काम किए हैं। लेकिन मज़े वाली बात यह है कि जब बारिश शुरू होती है तो जहाँ पर ये हमारे आला हकाम बैठते हैं वहाँ पर दुआएं की जाती हैं कि या अल्लाह पाक बारिश नहीं दीजिएगा। अच्छा, क्योंकि सेवरेज ये का तो रहमत है सर। सेवरेज का निज़ाम ही बोल्ड हो चुका है। आपके नदी नाले, मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं निशानदही करता जाऊं मुर्तज़ा वहाब साहब को कि मुर्तज़ा वहाब साहब CM हाउस के सामने एक मेन नाला गुजर रहा है, एक मेन नाला गुजर रहा है। वहां पर नाले के अंदर दरख्त पौधे उगे हुए हैं, तो पानी कहां से जाएगा? मेन नाला है CM हाउस के सामने वाला, मैं दूर दराज इलाके की बात नहीं कर रहा हूं। तो भाई मुर्तज़ा वहाब साहब बजाते खुद अगर अच्छे हैं भी, तो उनके नीचे जो टीमें काम करने वाली हैं वो मेरे ख्याल में फ़ोटो सेशन करके एक दो जगह पे सफाई करते हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं, जाके जो है ना व्हाट्सएप करके दिखा देते हैं कि हमने आज ये कारनामा किया है। कुछ भी नहीं। आधा घंटा शहर कायद में अगर बारिश लग जाती है तो शहर डूब जाता है। मुर्तज़ा वहाब की 1 साल की सर्विसेज से आप मुतमईन नहीं हैं? मुर्तज़ा वहाब से मैं मुतमिन हूँ, सर्विस से मुतमिन नहीं हूँ। अच्छा, उनकी टीम, उनके काम, उनकी काविशों से मुतमईन नहीं है? ये आपके सामने है। आप परसों जब ड्राइव करके आ रहे थे, बारिश लगी हुई थी, आपने खुद आके बताया कि सज्जाद भाई मैं रोड पे गाड़ी लाकर फंस गया था, आपने खुद बताया। ट्रू। तो पूरे कराची में यही हाल था। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची हैं, और अगर हम इस तरह इस नाम में बात करें कि मुर्तज़ा वहाब की कराची को क्या पानी मिलता है? क्या पुलिस लाइन वालों को पानी मिलता है? क्योंकि ये इसका भी डोमेन उनके पास जाता है। साजिद भाई, पानी कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा, मुर्तज़ा वहाब साहब को भी पता है। से तो हर जगह मिल जाएगा। क्या लाइनों में पानी मिल रहा है?
लाइनों में पानी नहीं है। मैं आपने जिक्र किया जवानों का, सिविल लाइन के जवानों का। लाइन में पानी नहीं है, बताएं। चौथा माह गुजर चुका है, पानी नहीं है सिविल लाइन पुलिस में। हेडक्वार्टर में ही पानी नहीं है, मतलब जो 155 मुहाफिज हैं जी। अभी 4 अगस्त को बड़ा अभी हमने सेलिब्रेट किया कल, और शर्म, पुलिस वालों यकीन की करें, शर्म आनी चाहिए थी शहादतों को। खुदा की कसम। अगर शर्म आनी चाहिए। मुझसे अगर कोई true। वहां पर जब शोहदाए डे प्रोग्राम मनाया जा रहा था, अगर वहां पर कोई मुझसे पूछता ना, तो मैं कहता कि यार किस नाक से शोहदाए डे मना रहे हो, जो जिंदा है उनके लिए तो कुछ कर लो। 155 पुलिस क्वार्टर हैं सिविल लाइन के। बताएं आप। आईजी वहां रहता है, लेकिन आईजी इस सूबा सिंध का नहीं है। अब वो सूबा सिंध में नहीं है। अच्छा, एंटी थेफ्ट के इंचार्ज दिलावर साहब जी, उन पर ये नहीं आती, लागू नहीं होती कि वो जाके चेक करें? उनका डोमेन है, बताएं। उनका डोमेन है। और अच्छा, उनके साथ राब्ता भी किया गया, वो गालबन उन्होंने फोन नहीं उठाया। वो बड़े ऑफिसर हैं, बड़े हाथों में खेल रहे हैं वो कैसे रहा, वो आते लाइन पे। ठीक है। 155 पुलिस क्वार्टर्स को पानी नहीं मिल रहा, लेकिन मिल रहा है टैंकर से। 1 किलोमीटर के फासले पे कैंट स्टेशन के बिलमुकाबल एक ब्रिज है, पुल है। ठीक है। उस पुल के नीचे वही लाइन मीठे पानी की बताएं यार। टैंकियों में भर के पुलिस वालों को दी जा रही है पैसों से। अल्लाह अकबर। उन्हीं मुहाफिजों को, उन्हीं मुहाफिजों हम दिन को बना रहे थे। और ये मुहाफिज पता कौन है? छोटे मुहाफिज हैं। अगर बड़े मुहाफिज होते ना तो यकीन करें हमारे इस वाटर बोर्ड का अमला पूरा उठ के चला जाएगा। अमला उठ के भी चला जाता, हाँ। इनको मुर्गा भी बनाया जाता, ठुड्डे भी पड़ते। ये तो शरीफ लोग हैं बेचारे, इनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और ये सिविल लाइन का जो मकाम है, ये सीएम हाउस से दूर का नहीं है। बताएं। ये बिल मुकाबल सीएम हाउस है सिविल लाइन के। रेड जोन। रेड जोन। अगर सिविल लाइन को पानी नहीं मिल रहा बताएं तो अंदाजा कर ले कराची सरजानी का हाल क्या होगा, लांडी का हाल क्या होगा, क्या हाल होगा। तो ये इन तमाम जितने भी अरबाब इख्तियार हैं ना, हमारे मुर्तजा वहाब साहब हैं या सीएम साहब हैं या डीजी वाटर बोर्ड हैं सलाहुद्दीन साहब, ये दिलावर साहब, ये इनको इस पे जो है ना तवज्जो देनी चाहिए कि यार आज जो हमारे मुहाफिज हैं। अच्छा, मैं 2 मिनट के लिए जो है ना ये अगर कह दूं कि ये जो पुलिस जवान हैं, इन डीजी के साथ या सीएम या मुर्तजा वहाब साहब, इनसे ये पुलिस गार्ड हटा दी जाए तो इनका क्या हाल होगा। ये ही वो जवान है जो सीनों पर गोलियां खाकर इनकी हिफाजत करते हैं। मैंने देखा है, इनके खाने पड़े रहते हैं प्रोग्राम के दौरान। बताएं। जब प्रोग्राम इनके लगते हैं ना, खाने पड़े रहते हैं गाड़ियों में, खाना खाने की इनको तौफीक नहीं होती है, टाइम नहीं होता है। तो भाई कौन सी ये आप हुकूमत कर रहे हैं भाई, जब आपके मुहाफिज ही अवाम को तो छोड़ो, पानी पीने से महरूम है, अवाम को तो गर्क करो, नहाने धोने का भी पानी नहीं भाई अवाम को, आम जो अवाम है उसको गर्क करो। अच्छा। वो तो इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। हाँ। वो तो इनकी नजर में है ही कुछ नहीं। हाँ। लेकिन जो इनके अपने मुहाफिज हैं उनको पानी नहीं दे पा रहे। दिलावर साहब, आपके लिए ये अफसोस का मकाम है, और गालबन जब आप तक ये प्रोग्राम पहुंचेगा तो हमें एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी कि पानी मिल गया पुलिस लाइन वालों को, और मिलना भी चाहिए, ये उनका हक है। रियासत माँ होती है और रियासत को सुलूक भी माँ का ही करना चाहिए। लगता है आपको अफसर पे जूं रहेंगे? उम्मीद तो रख सकते हैं। अगर ना उम्मीदें होते हैं तो ये भी मेरे ख्याल में कुफर है। उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि उस ब्रिज के नीचे जो पानी का धंधा कर रहा है ये कौन है। ये कौन है, चलें बता दें। मुंतखिब नुमाइंदा है सियासी जमात का, जीता हुआ। तो फिर पीपल्स पार्टी का होगा, जाहिर है। अच्छा, पानी का कारोबार करते हैं। पानी बेचा जा रहा है पुल के नीचे से। कौन है वो मुंतखब नुमाइंदे? फिर नाम भी ले लें ताकि सीएम साहब एक्शन लें, मुर्तजा वहाब साहब कुछ एक्शन लें। इनका इलाकाई नुमाइंदा उमैर है। अच्छा, जो वहां पर पानी का धंधा कर रहा है, उसके ऊपर हाथ आशीर्वाद है बड़ों का है। ठीक है। रोज का कुछ नहीं तो मेरे ख्याल में 200-250 गाड़ी वहां से लोड होकर निकलती है। ना करें खोकर साहब भाई 155 अगर पुलिस क्वार्टर्स हैं, हाँ, तो 155 गाड़ियां तो उनकी हो गई। बताएं। और एक गाड़ी की मालियत कितनी है?
1200 से 1400 ये छोटा जो ओहो, रिक्शा है, ओहो, बताएं, लोडर, बताएं, जिसमें मेरे ख्याल में 1000 गैलन पानी आता है, ये बेचा जाता है पानी, उनको बेचा जा रहा है 1000-1200 रुपए में। तो भाई ये बहुत बड़ा तमाचा है इंतजामिया, तमाम इंतजामिया पर, पुलिस इंतजामिया पर भी। तो एंटी थेफ्ट वाले जाके छापा मारे, सिंध हुकूमत- दिलावर साहब जाके रोक दें काम को। मेरे ख्याल में दिलावर इंचार्ज हैं साहब, वो। दिलावर साहब अगर वहां पर जाते हैं तो हो सकता है अगले दिन जो है ना दिलावर साहब सीट पर ना हो। ओके, उनसे ऊपर की बात है ये सिस्टम है। सलाहुद्दीन साहब रहेंगे सीट पर? सलाहुद्दीन साहब, शाह साहब हैं हमारे अहले सादात हैं। मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि शाह साहब आपके करीब जो है वो पानी देना एक सवाब है। तो अगर आपको अल्लाह पाक ने ये मनसब दिया है तो काम करके दिखा दें ना, भले सीट नहीं रहती आपके नीचे, लेकिन काम करके दिखा दें, तारीख में आपका नाम अमर हो जाएगा। क्या वजह क्या है? वसाइल नहीं है, विल नहीं है, क्यों नहीं करते? वसाइल भी हैं, सब कुछ है, फिर क्या? पानी देने में क्या मसला? अब ये देखें, अगर पानी आ रहा है यार, टैंकर वालों के पास पानी आ रहा है, तो मतलब पानी है, पानी है, लेकिन बेचा आवाम को जा रहा देना है। नहीं है। देना नहीं है, पैसों से पानी देना है। तो सीएम साहब, आपके पड़ोस में सिविल लाइन वाकया है, आपके गेट पर जो जवान खड़े होते हैं ना, ये आधे से जायद जो है ना, ये सिविल लाइन के मकामी हैं, रिहायशी हैं। इनकी जो शिकायत है, ये सुने तो सही आप इनको तलब करके कि आपको परेशानी क्या है। और सीएम तो पूरे सूबे के जो है ना वो इंतजामिया है, सीएम को एक्शन लेना चाहिए, बहुत सारे और आईजी को एक्शन लेना चाहिए। आईजी के जवान हैं ये। सिस्टम हर इदारे में, हर महकमे में सिस्टम है। बहुत सारी स्टोरीज हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हमें ला के देते हैं। तो ये सिस्टम में ऐसे लोग हैं सर जिनके पास कोई ओहदा नहीं है, जो स्टेक होल्डर भी नहीं है, जो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं रखते, लेकिन वो सर एक सेक्रेटरी को एक फ़ोन पे हटा देते। बड़े नाम है, बड़े नाम है। कोई एक नाम, टाइम बहुत कम है, एक मिनट है आपके पास, तो फिर मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, आफ्ताब नाम है उनका। अच्छा। और उनकी एक कॉल पे, अच्छा, सेक्रेटरी सिंध हटता है, बताएं। एक कॉल पर, उनकी एक कॉल पर किसी भी अथॉरिटी में डीजी जो है ना वो मनसब दिया जाता है। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आफ्ताब साहब पर पूरा प्रोग्राम करेंगे। नहीं करें, बड़ा नाम है, बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। चले चले जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोड्यूसर साहब बोल रहे हैं कि वक्त खत्म हो गया है। मुझे साजिद हुसैन सज्जाद कोकर को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।